Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. Here I am solving for you the NDA previous year's papers, and this time I am here with the NDA 1 2021 paper solving. So we going to solve the set A papers. Okay, note that set A papers in serial order we are solving. So here we go with the very first question. The smallest positive integer n for which 1 minus I upon 1 plus I the whole raised to n square is equals to 1, where iota equal to root of minus 1 is 2, 4, 6 और 8. तो हमें इस क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n को ढूंढना है, ताकि ये जो लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई विच इज द कोशेंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर रेज टू n स्क्वायर क्या देगा, 1 देगा. जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आप देखते हो, आपको एक बात याद आनी चाहिए अबाउट द आयोटा. व्हाट इज दैट? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ आयोटा व्हिच गिव्स द वैल्यू 1? Yes, you guessed right, it is 4. You know that the smallest power, the smallest positive power of the iota 4, right, gives the value 1. So what we can do is we can try out for that, but we could first of all we should first of all see that complex number 1 minus I upon 1 plus I in simplest form. Okay, we shall see this whole complex number in the form of either of the I possible. So let's see then, can we get the small simplest form of this given complex number, which is the quotient of 2. So for that, what you can do is you can take the help of the concepts of complex conjugation to divide a complex number by another. You know that, right? So 1 minus I upon 1 plus I कैसे करेंगे? Multiply it by 1 minus I and divide it by 1 minus I. तो numerator क्या हो जाएगा? 1 minus I का स्क्वायर और डिनोमिनेटर होगा a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, दैट इज 1 माइनस आई स्क्वायर. तो अभी इसका वैल्यू देखो, फिर इसका वैल्यू क्या आ रहा है, हमें न्यूमरेटर आ रहा 1 माइनस 2y प्लस आई स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो ये डिनोमिनेटर हो जाएगा +2. और एक बात, आयोटा की वैल्यू आपको पता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1. तो ये -1 + 1 कट और -2i अपॉन 2 क्या देगा हमें, -i. तो बेसिकली हमें क्या मिला, अपना जो क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन इस तरह से होगा, ये वैल्यू, ये जो बेस है, हमें बेस क्या मिला, माइनस आयोटा. अभी इसकी पावर कितनी दे के रखी है, n स्क्वायर इक्वल टू 1 कभी होगा पूछा है. यस, हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं n स्क्वायर की वैल्यू 4 लेती हूँ, देन इट इज क्लियर टू सी दैट माइनस आयोटा की पावर 4 मतलब आयोटा की पावर 4 ओनली, बिकॉज 4 इज इवन, माइनस टू द पावर 4 वुड बी प्लस ओनली. तो ये आयोटा पावर 4 ही होगा, तब जाके ये तो 1 ही हमें पता है ना. तो हमें तो हमारा एम मिल गया, वी गॉट 1. व्हाट इज दैट लिस्ट वैल्यू ऑफ n, वी हैव टू कैलकुलेट नाउ. n स्क्वायर इक्वल टू 4 मतलब n इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2. द पॉजिटिव इंटीजर चाहिए हमें, है ना, +2 ही लेंगे. तो क्या है फिर इसका आंसर, ऑप्शन ए है. समझ में आया ना, धीरे से मैंने समझा. अगर इसके बारे में आपको पता है कि आयोटा की लिस्ट पावर फोर्थ पावर ऑफ आयोटा 1 देती है, ये लॉजिक आपको पता है, और आपको पता है कि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन कैसे करते हैं, तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. द वैल्यू ऑफ x satisfying the equation log of sin x to the base cos x equals to 1, where the angle x is from the first quadrant. Can we see it's above 0 less than pi by 2. तो हमें यहाँ पे ढूंढनी है वैल्यू ऑफ x. तो अगर आप गौर से देख रहे हो, तो ये जो गिवन है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है. व्हाट इज दिस इक्वेशन, यू कॉल इट्स अ लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन. हम इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. देखो, यू ऑल पीपल नो दैट log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू c अगर रहता है, तो ये क्या होता है, a इक्वल टू b टू द पावर c. ये पता है, दिस इज कॉल्ड द इंडेक्स फॉर्म, और इसे क्या बोलते हैं, लॉग फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म. ये है, हो गया था हमारा इंडेक्स फॉर्म. ठीक है, तो अभी देखे रखा है इक्वेशन, हमारे को वी हैव द इक्वेशन इन लॉग फॉर्म, तो हमें उसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है. तो बेस कौन है यहाँ पे, cos x है, तो cos x की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे, राइट हैंड साइड में 1 इक्वल टू sin x हो जाएगा. समझ में आ रहा है, ये कनेक्ट करो लॉजिक यहाँ पे. तो इसीलिए यहाँ पे हम देख पा रहे कि ये cos x टू द पावर 1 तो हम लिखते नहीं है, cos x ही लिखते हैं, है ना. जस्ट आपको बताने के लिए मैंने वहां पे 1 दिखाया. ठीक है, तो cos x इक्वल टू sin x, इसका मतलब हो रहा है ना 1 इक्वल टू tan x, और 1 tan x में कभी आएगा, यस, x शुड बी
pi by 4, then only tan of pi by 4 is 1. So what's the correct option for this question? It's option number C. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, इफ डेल्टा इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? डेल्टा है. और हमें पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट. तो ये डिटर्मिनेंट आप ध्यान से देखो जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है. अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे p मल्टीप्लाई हुआ है हर एक एलिमेंट को, और थर्ड कॉलम में q मल्टीप्लाई हुआ है हर एक एलिमेंट को. तो ये देखते ही आपको एक प्रॉपर्टी रिकॉल होनी चाहिए, द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट. इससे जस्ट ओरली आप ये आंसर लगा सकते हो कि सही क्या रहेगा. प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में यहाँ पे रिकॉल कर रही हूँ आपके लिए, सो दैट वी कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, कि क्या होती है अगर आपके पास है डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ दिस फॉर्म के ए, के बी, के सी करके फॉर्म में है, और दूसरे है ई एफ जी एच आई के. समझो ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है. ये डिटरमिनेंट में अगर आप देख पा रहे हो कि ये फर्स्ट कॉलम में के कॉमन है, तो हम इसको ले सकते हैं कॉमन और लिख सकते हैं डिटरमिनेंट को एज इट इज विद द रिमेनिंग एलिमेंट्स ए ई एफ बी जी एच सी आई के. तो मेरे बोलने का मतलब क्या था कि ये जो है, देखो ये के और ये के अलग है, ठीक है. यहाँ पे मुझे के नहीं लेना चाहिए था, डोंट गेट कंफ्यूज, ये के अलग रहना चाहिए, तो इधर मैं एल ले लेती हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि जब भी आप देखते हो कि कोई रो में या तो कोई कॉलम में एलिमेंट कॉमन है, कोई नंबर कॉमन है, स्केलर जिसे हम बोलते हैं, कुछ नंबर कॉमन आ रहा है तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं. ओके, या तो रो से कॉमन ले सकते हैं, कॉलम से कॉमन ले सकते हैं. एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स में वो कॉमन होना चाहिए और एक रो के सभी एलिमेंट्स में वो कॉमन होना चाहिए, तब जाके वो कॉमन आता. तो यहाँ पे हम देख पा रहे कि इसके अंदर ये फर्स्ट कॉलम में p जो है कॉमन नंबर है, तो p को बाहर ले लिया, और थर्ड कॉलम में सभी एलिमेंट्स को q कॉमन है तो बाहर ले लिया. तो बचा हुआ क्या अभी अपना यही बचेगा ना, यही आएगा ना इधर. और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 इसकी वैल्यू क्या देखे रखी थी? डेल्टा. तो ये हो गया pq डेल्टा. तो इसीलिए इसका ऑप्शन सही क्या था? ऑप्शन डी था. इसी था क्वेश्चन. आगे बढ़ते देखते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इफ c0 c1 c2 so on till cn are the coefficients in the expansion of 1 plus x to the power n. ये क्या है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन है और ये बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर का क्वेश्चन है, ठीक है. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1 plus c2 plus c3 plus so on cn. आसान सा क्वेश्चन है. देखो हमें क्या बोला गया है, ये जो है c0 to cn ये कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपांशन ऑफ 1 plus x to the power n. मतलब यहाँ पे हिंट देके रखिए कि तुम लोग क्या करो, ये इसके एक्सपांशन को यूज करो इसकी वैल्यू निकालने के लिए. इजी सी बात है यहाँ पे. तो आपको यहाँ पे रिकॉल करना है व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन 1 plus x to the power n. इसका एक्सपांशन इस तरह से लिखा जाता है nc0 plus nc1x plus nc2x square प्लस सो ऑन द लास्ट टर्म रहेगा एनसीएन एक्स टू द पावर एन, है ना. ये रहेगा, ये आपको पता है, इजी है ना. तो यहाँ पे अभी क्या हमें क्या चाहिए? ये कोएफिशिएंट की सम चाहिए. हमें सिर्फ क्या चाहिए? ये कोएफिशिएंट्स के एडिशन चाहिए. तो आप देख पा रहे हो ना, मुझे क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू को 1 पुट करना पड़ेगा. तो पुट x इक्वल टू 1. तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या दे रहा है? ये 2 टू द पावर n दे रहा. राइट हैंड साइड में nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस सो ऑन क्या दे रहा है? एनसीएन तक दे रहा. ठीक है, तो इसको मैं लिख पाऊंगी 2 टू द पावर n इक्वल टू, ये nc0 की वैल्यू मुझे पता है ना कितनी है. nc0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस ये nc1 nc2 सो ऑन ये ncn, ये क्या है? nc1. ये ऐसे ही लिखेंगे हम, हमें वो रिक्वायर्ड चाहिए, उसी की तो वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है. वही तो कोएफिशिएंट्स है हमारे. तो आगे की लाइन पे मैं इसे लिखूंगी 2 टू द पावर n माइनस 1. राइट हैंड साइड हमारा क्या होगा? एज पर द नोटेशंस, एज पर द नोटेशंस में लिखने जा रही हूँ c1 प्लस c2 प्लस सो ऑन प्लस cn1. बट एक्चुअली वो लोग है क्या? वो कॉम्बिनेशन है nc1 सो ऑन. इन लोगों ने नोटेशन देके रखा था कोएफिशिएंट्स को, उतना सही यहाँ पे डिफरेंस था, ठीक है. तो इसीलिए हमें इसकी वैल्यू क्या मिली? क्या ऑप्शन मिला? दिस इज द आंसर, राइट. गॉट इट राइट. व्हाट्स द ऑप्शन? देन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना. आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी नंबर 5. इफ a plus b plus c equals to 4 and ab plus bc plus ca equals to 0 then what is the value of the following determinant. दे के क्या रखा है उस पर गौर करो. a plus b plus c equal to 4 दिया, मतलब हमें
ये डिटरमिनेंट के एक्सपांशन में कुछ भी करके क्या लाना, a प्लस b प्लस c को लाना. Similarly, there will be instant that we will be using this given criteria. तो हमें करना क्या है, बेसिकली इसको एक्सपांड करना है बस. बट एक्सपांड डायरेक्ट मत करो, हमें ये टर्म चाहिए ना a प्लस b प्लस c की. तो ये हिंट दे के यहाँ पे बता रहा कि आप क्या करो, कोई तो एक कॉलम को चेंज करो. मैं c1 को चेंज कर रही हूँ, c1 चेंज टू c1 प्लस c2 प्लस c3 कर रही हूँ. राइट, तो ये मुझे क्या देगा, नया डिटरमिनेंट मिलेगा जिसकी वैल्यू सेम रहेगी. ये देगा मुझे a प्लस b प्लस c, फर्स्ट कॉलम लिखने जा रही हूँ मैं. फिर ये b प्लस c प्लस a फर्स्ट में आएगा, तो मैं इसको एक ही साइड में लिखती हूँ, एक ही टाइप में लिखती हूँ. ठीक है, एक ही टाइप में मैं लिखने जा रही हूँ, है तो वो तीन ही. और ये सेकेंड और थर्ड कॉलम को एज इट इज लिख लेना पड़ेगा, तो मैं उसको तो कुछ नहीं कर रही ना. सो इट विल बी एज इट इज, है ना. तो ये लिख दिया. अभी क्या देख पा रहे हो ना, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी फिर से, ये क्या है, कॉमन है. तो ये एलिमेंट को कॉमन निकाल लो बाहर. तो ये है a प्लस बी प्लस सी कॉमन, बचे हुए को लिख लो. 1 1 1 आएगा अभी. फिर ये b c a और ये c a b. इंस्टेंस यू विल सी 1 1 1 इन अ कॉलम. अप्लाई करो रो ऑपरेशन. ये दो को जीरो बनाओ. यहाँ पे हम लोग यहाँ पे r1 को ऐसे ही रखेंगे. चलो हम लोग क्या करेंगे, r2 को चेंज करते हैं, r2 माइनस r3 करके. एंड r3 को कैसे चेंज करेंगे, हम r3 को चेंज करेंगे r3 माइनस r1 करके. कर सकते कि नहीं, कर सकते. तो आगे की लाइन पे अभी हम लिखेंगे. यहाँ पे देखो एक बात, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमें है ना, क्या है, 4 है. तो इसको मैं यूज कर लेती हूँ. तो ये मैं यहाँ पे 4 इंटू लिख रही हूँ. मैं r1 को कुछ चेंज नहीं कर रही, तो r1 में एज इट इज लिख ली. r2 को क्या चेंज कर रही हूँ, r2 माइनस r3. तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जब मैं r2 माइनस r3 करने जाऊंगी, देखो यहाँ पे इमेजिन करो ये 1 1 था और ये तो एज इट इज थे. ये था r2 और ये था r3. तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ माइनस में 0. ये हो जाएगा c माइनस a, ये हो जाएगा a माइनस b. और r3 माइनस मैंने क्या लिखा था, r3 माइनस r1 करना है. तो इन दोनों को देखो, अभी ये 0, फिर a माइनस b, b माइनस c होगा. ये होगा ना. अभी हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो के अक्रॉस में इसको एक्सपांड करेंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स 1 इंटू द ब्रैकेट, इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो, c माइनस a इंटू बी माइनस सी माइनस a माइनस b का स्क्वायर है वहां पे, है ना. इस तरह से हमें आए. बाकी का दो तो जीरो आएगा, आप देख लो. माइनस बी इंटू करेंगे 0 0, c इंटू करेंगे 0 0 आएगा, बाकी का 0 आ रहा. अभी इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, अच्छे से. तो 4 इंटू ये क्या दे रहा हमें, ब्रैकेट में देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी. देन यहाँ पे माइनस अप्लाई होगा, तो ये होगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और जो मिडल टर्म है निगेटिव ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा इसकी वजह से, दैट इज प्लस 2ab. अभी इसको एक अच्छे से लिख लेते हैं, फिर हम लोग को समझ में आएगा एग्जैक्टली उसमें क्या हो रहा है. देखो हमारे पास अगर हम देखेंगे ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये निगेटिव में है ना. तो इसको मैं अगर पॉजिटिव में लिखूंगी, ठीक है, मतलब मैंने ले लिया माइनस बाहर समझो. तो ये हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव. और क्या पॉजिटिव हो रहा, ये जो माइनस ए बी है और ये प्लस 2ab है. तो ये क्या है, प्लस ए बी बचेगा, मतलब हो जाएगा निगेटिव. मैंने माइनस को बाहर लिया ना. फिर ये बी सी माइनस हो गया, ए सी माइनस हो गया. अभी देखो नाउ इन दिस वी कैन सी दैट ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका हम क्या करें, इसका तो हमारे पास वैल्यू नहीं है. और देखा जाए ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका हमारे पास वैल्यू है. बट ठीक है, बट वो डालने से ये तो नहीं जाएगा ना. तो इसके लिए हमें पूरे के लिए हमें एक फॉर्मूला ढूंढना है. वो फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज, लेट मी टेल यू ऑन द नेक्स्ट लाइन. ये आपको पता है ना, a प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है. ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी, सॉरी प्लस ओनली, प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ये होता है फॉर्मूला. अभी हमें क्या चाहिए, देखो हमें अगर यहाँ पे हम नोट करेंगे, ये माइनस में सिंगल टाइम है और यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स है. तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. तो मैं ये काम कर सकती हूँ ना, तो मैं ये सिर्फ इसका ही वैल्यू उठा सकती हूँ ये फॉर्मूले से, है ना. तो इसीलिए हमें ये इक्वेशन को मैं यहाँ पे स्टार इक्वेशन बोलूंगी. सो फ्रॉम स्टार, ओके, फ्रॉम स्टार व्हाट डू आई गेट, फ्रॉम स्टार इक्वेशन व्हाट डू आई गेट, हमें क्या मिल रहा, -4 टाइम्स हमें मिल रहा a प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर माइनस
3 टाइम्स हो जाएगा। देखो ये है -2 टाइम और वहां पे हमें एक 1 टाइम था ना, ये पूरा माइनस में 1 टाइम था, तो टोटल क्या हो जाएगा 3 टाइम, -3 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CA। समझ में आ रही है ना बात? सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप भी क्रॉस चेक कर सकते हो। तो ये है -4 इंटू, अभी वैल्यू लगाओ, इसका वैल्यू हमारे पास है 4, तो ये हो गया 16, -3 टाइम्स इसका वैल्यू है 0, तो ये कितना दे रहा, -4 इंटू 16 दैट इज -64, जो कि देके रखा है ऑप्शन बी में। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 6। क्या क्वेश्चन है? द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ के, कितने नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज बोला, मतलब वो काउंट पूछ रहा है, नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 2 sin x equals to 2k plus 1 has a solution is 0 1 2 4। नंबर ऑफ सोल्यूशन हमें नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर के निकालना है ताकि इक्वेशन को सोल्यूशन हो। अभी इक्वेशन पे हमें ध्यान देना है जो कि है 2 sin x equals to 2k plus 1। अभी ये इक्वेशन को हम प्रॉपरली लिखेंगे तो ये है 2 sin x minus 1 equal to 2k। नॉट ओनली दैट, ये इस तरह से है k is equals to sin x minus हाफ है। समझ में आ रही बात? 2 से डिवाइड कर दिया। मैं क्यों ऐसे की, क्योंकि मुझे मतलब क्या है k से, बट अभी मुझे k क्या मिला, sin x minus हाफ मिला। अभी मुझे पता है sin x के सॉल्यूशंस कैसे आते हैं, मुझे पता है कैसे आते हैं। sin x के वैल्यूज जो है -1 to 1 में लाई करते, क्लोज इंटरवल। अभी मुझे क्या करना है, ये sin x को ये वाला फॉर्म देना है, मुझे माइनस हाफ चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस हाफ को ऐड करना पड़ेगा ऑल द साइड। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे होगा -3/2 लेस देन इक्वल टू sin x माइनस हाफ लेस देन इक्वल टू 1 माइनस हाफ। तो ये हमें क्या देगा, देखो नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं इसको। अभी ये इक्वेशन सिंपल से हमें आंसर दे रहा है, क्योंकि हमें पता है अभी ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, k हो गया ना, k हो गया ना वो, तो इसीलिए हमें ये क्या दे रहा है अभी, -3/2 लेस देन इक्वल टू k लेस देन इक्वल टू हाफ। बट इसमें से हमें क्या चाहिए, इंटीजर वैल्यूज चाहिए। तो इंटीजर कितने हैं इसमें इंटीजर कितने हैं, देखो -3/2 मतलब एक्चुअली -1.5 लेस देन इक्वल टू 0.5। तो अभी -1.5 के ऊपर वाला इंटीजर नंबर लाइन पे कौन सा आता है, -1 आता है, तो इसमें -1 है और 0 है बस, और कुछ है क्या, नहीं है, 2 है। तो इसीलिए नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन कितने हो गए, 2 हो गए, तो ऑप्शन सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। सही बात है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इफ A1 A2 A3 so on A9 आर इन दी जीपी, ये A1 से लेके A9 के टर्म्स जीपी में है, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या देखे रखा है, ln ऑफ A1 ln ऑफ A2, मतलब ये सभी टर्म ln लगा के यूज करके लिखे गए डिटरमिनेंट निकालने के लिए। तो इसका हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, मतलब ये जो ln ये सब जो A1 to A9 है, इसको हमें क्या करना होगा, टर्म्स ऑफ जीपी में एक्सप्रेस करना होगा। आपको पता है इन जीपी, ओके, A1 को हम कैसे लिख सकते हैं, A2 को कैसे लिखेंगे, फिर AR करके लिखेंगे, बिकॉज R इज अ कॉमन रेशियो। ये नोटेशन तो कॉमन है, आपको पता होगा, आपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करते वक्त भी ऐसे ही नोटेशन लिया है ना, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस में। इन एनसीईआरटी बुक वी हैव दिस ऑल नोटेशंस एंड यू मस्ट स्टडीड अबाउट दैट, इजंट इट। तो ये सब कुछ है हमारे पास, कहाँ तक है, ऐसे A9 तक। A9 क्या होता है बाय द वे, A9 होगा AR टू द पावर 8। तो बेसिकली हमें एक्चुअली ये डिटर्मिनेंट है डी, में इसको बोलूंगी नाम। तो ये डी इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा, हमें मिल रहा ln ऑफ ए, ये ln ऑफ A4 मतलब AR टू द पावर क्यूब होगा, फिर ln ऑफ A7 मतलब AR टू द पावर 6, ln A2 मतलब AR, ln A5 मतलब AR टू द पावर 4, A8 मतलब ln AR टू द पावर 7, और क्या है ln A3 मतलब AR स्क्वायर, ln A6 मतलब AR टू द पावर 5, ln A9 मतलब AR टू द पावर 8। तो ये हमारा गिवन, ठीक है। अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे ln A तो ठीक है, वो तो बंदा कुछ नहीं सिंप्लीफाई होगा, बट ln AR सिंप्लीफाई होगा एज ln A प्लस ln R। ln AR स्क्वायर को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ln A प्लस ln R स्क्वायर, बट R स्क्वायर को पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो 2 ln R होगा। तो इस तरह से क्या मिलेगा, देखो मैं लिखने जा रही हूँ यहाँ पे, हमें D इक्वल टू मिलेगा, पहला कॉलम लिख रही हूँ मैं ln A, इसका दूसरा एलिमेंट रहेगा ln A प्लस 3 टाइम्स ln R
फिर जो थर्ड एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम का वो रहेगा ln a प्लस 6 टाइम्स ln r। अभी सेकेंड कॉलम लिखते हैं ln a प्लस ln r, राइट। फिर है ln a प्लस 4 टाइम्स ln r। फिर हमारे पास है ln a प्लस 7 टाइम्स ln r। और थर्ड कॉलम में लिख रही हूँ ln a प्लस 4 टाइम्स ln, 2 टाइम्स है, क्या है 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स ln r। फिर ln a प्लस 5 टाइम्स ln r। और लास्ट वाला है ln a प्लस 9 टाइम्स ln r। अभी ये आ रहा है इतना बड़ा सा डिटरमिनेंट, आपको इसको अच्छे से देखना है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है आपको पहचानना है आसानी से। अगर आप गौर करोगे आपको क्या मिल रहा, सेम एलिमेंट वाला कॉलम मिलने जा रहा, ठीक है, सेम एलिमेंट वाला कॉलम मिलने जा रहा है। देखो अगर आप ये पहले कॉलम को कुछ भी टच ना करके एज इट इज रखोगे, आप एज विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट ये दो कॉलम को स्प्लिट कर सकते हो ना। ये कॉलम को जब आप स्प्लिट करोगे तो इसके दो डिटरमिनेंट बनेंगे, ठीक है। ये कॉलम को आप स्प्लिट करोगे तो इसके भी दो डिटरमिनेंट बनेंगे। जब ये कॉलम को आप स्प्लिट करने जाते हो पहला कॉलम एज इट इज आएगा, राइट। इसमें का पहला कॉलम फिर इसमें का पहला कॉलम, तो क्या होगा, मैं देखो मैं यहाँ पे नंबरिंग देके आपको बताती हूँ अच्छे से। जब आप स्प्लिटिंग में जाओगे, ये स्प्लिटिंग में जाओगे तो ये तो कॉलम एज इट इज आपने लिख लिया है। मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाती हूँ, देखो क्या हो रहा है। जब मैं ये वाले कॉलम की स्प्लिटिंग में जा रही हूँ तो पहला कॉलम मेरा एज इट इज है, ये एज इट इज का मतलब, ठीक है, ये वाला एज इट इज। और ये दूसरा कॉलम क्या आएगा, ln a करके आएगा, राइट, इसका। और ये स्प्लिट हो रहा ना तो इसके साथ क्या रहेगा, इसके साथ चांसेस आएंगे, इसके साथ ये आएगा, इसके साथ ये आएगा, राइट। सिमिलरली जब इसके साथ जाएंगे, इसके साथ ये आएगा, इसके साथ ये आएगा, तो बेसिकली आपको इसके ऐसे डिटरमिनेंट मिलेंगे जिसके पास दो दो कॉलम सेम सेम होते हैं। आपको पता है इफ इन अ डिटरमिनेंट इफ एनी टू कॉलम्स और एनी टू रोज आर इक्वल, डिटरमिनेंट वैल्यू वुड बी 0। तो बेसिकली आपको ये क्या आ रहा, आंसर 0 आएगा। इसमें ज्यादा आपको सॉल्विंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, यू वुड गेट C2 इक्वल टू C3 when you go for splitting, ओके। आपको समझ में आ रही है ना बात क्लियरली। ये चाहे तो आप फर्स्ट कॉलम को भी स्प्लिट करो, यू विल गेट एनी टू कॉलम्स इक्वल, ठीक है, दैट मेक्स द डिटरमिनेंट वैल्यू 0, ठीक है। सो आई डोंट वांट टू सॉल्व इट हियर एनी मोर बिकॉज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम ओनली। सिंपली आपको स्प्लिट करके देखना है, आप आसानी से उसको इमेजिन करो, दो दो कॉलम आपको सेम मिलेंगे वो डिटरमिनेंट के, तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है। इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभी क्वेश्चन नंबर 8। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इक्वल्स टू 0 आर रियल, रियल रूट्स कब रहते हैं, रियल रूट्स कब रहते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। रियल रूट्स कैसे कब रहते हैं, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट d, when discriminant d is greater than equal to 0, only less than 0 के लिए नॉन रियल रहते हैं, अदर टू कंडीशन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए रियल, तो ये कंडीशन यहाँ पे आएगी। अभी d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। फिर सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे वैल्यूज, यहाँ पे देखो a क्या है 1 है, b क्या है 2 है और c क्या है k। सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो ये हमें आ रहा है 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो जा रहा 4 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4k विच गिव्स, क्या दे रहा है हमें आंसर, क्या दे रहा है समझ में आ गया होगा आपको, ये दे रहा है 1 ग्रेटर देन इक्वल टू k। इसको रिवर्स में लिखो, k लेस देन इक्वल टू 1, दैट इज इन दी ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था ये। अभी देखते हैं 9th क्वेश्चन। इफ n इज इक्वल टू 100 फैक्टोरियल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, n क्या है 100 फैक्टोरियल है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखो ऐसे क्वेश्चन का आंसर फिक्स रहता है, इसका आंसर आएगा 1। यहाँ पे भले वो n की जगह कुछ और भी दे दे, जब वो यहाँ पे समझो दे दिया 200 फैक्टोरियल, तो ये जो सम रहेगी ना ये तब तक जाएगी जब बेस 200 हो। तो ये कुछ एक पैटर्न फॉर्म के क्वेश्चन है, एक बार इसको आप सॉल्व करके समझ लोगे ना, ऐसे सम आते ही आप देखते ही ऑप्शन टिक कर पाओगे।
मैं आपको अभी यहाँ पे डिटेल में बताऊंगी, बट आपको ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, बेस्ड ऑन द लॉगरिथम्स। ठीक है, आप सभी को पता होगा 1/log ऑफ a टू द बेस b को मैं क्या लिख सकती हूँ, log ऑफ b टू द बेस a, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। ठीक है, हमारे पास अभी रेसिप्रोकल्स है ना, तो इन सबको मैं अगर प्रॉपर मतलब ये फॉर्म में लिखने जाऊंगी तो बेसिस ये क्या होगा, इंटरचेंज होगा। तो इसीलिए मुझे क्वेश्चन क्या मिलेगा, एक्चुअली क्वेश्चन मुझे मिलेगा log ऑफ 2 टू द बेस n प्लस log ऑफ 3 टू द बेस n, सो ऑन क्या मिलेगा, log ऑफ 100 टू द बेस n। अभी सबका बेस सेम हो गया और सभी टर्म्स प्लस में है, तो ये तो प्रॉपर्टी हो गई लॉग की, लाइक log a प्लस log b प्लस log c सो ऑन। तो ये तो क्या होता है, प्रोडक्ट में जाएगा ना, तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू सो ऑन इंटू 100 टू द बेस n। अभी ये क्या है, यहाँ पे सिर्फ क्या मिसिंग है, 1 है, वो तो इमेजिन कर लो ना, ये क्या होगा, 100 फैक्टोरियल हो गया, 100 फैक्टोरियल हो गया, और इसका बेस n है, राइट, इसका बेस क्या है, n है, तो ये n क्या होना चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पूछा है उन्होंने, n क्या देके रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, 100 फैक्टोरियल दिया, तभी तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1, है ना। तो समझ में आया ना। अभी अगर मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन मिटा के इसको इधर 200 फैक्टोरियल देती हूँ तो मुझे इधर क्वेश्चन चेंज होगा 200 तक, तो इधर क्या आएगा, इधर 200 फैक्टोरियल आएगा, बस उतना ही चेंज होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत बार एनडीए में, प्रीवियसली 2017-18 कुछ ईयर्स में आए हुए, यू कैन चेक द पेपर। अभी मैं सॉल्व करने वाली हूँ तो मैं आपको बताते जाऊंगी कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको सिर्फ पैटर्न ध्यान में रखना है, किस टाइप का आएगा क्वेश्चन, ये कैसे रहेगा। ये क्वेश्चन का आंसर फिक्स रहेगा, इसका आंसर 1 ही रहेगा। समझ में आ गई ना बात, यही है प्रोसेस 2 स्टेप वाली, इजीएस्ट। ठीक है, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट चॉइस। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इफ z is equals to 1 plus I where iota is root of -1 that we also know, then what is the modulus of this complex number z plus 2 by z। इस नंबर का हमें मॉडुलस चाहिए, तो हमें सिंपली करना क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को एग्जैक्टली फॉर्म में लेके आना, a प्लस बी आई के फॉर्म में लेके आना और उसका मॉडुलस निकालना। सिंपल सी बात है, z उसने दे के रखा, चलो तो ये है 1 प्लस आई प्लस 2 अपॉन 1 प्लस आई, ये डिनोमिनेटर में तो इधर कॉन्जुगेट लगा लो, है ना। तो ये क्या देगा फिर, ये तो एज इट इज मैं रखने जा रही हूँ, पहले ये डिवीजन को हैंडल कर लेते हैं। 2 इंटू न्यूमेरेटर 2 माइनस 2 आई, डिनोमिनेटर क्या होगा 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, 2 हो जाएगा, बिकॉज इट्स 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया डिनोमिनेटर, और न्यूमेरेटर से कॉमन आ रहा, तो क्या बन जा रहा है, ये 1 प्लस आई प्लस 1 माइनस आई बन जा रहा, आई आई कट, बच गया 2। ठीक है, तो 2 हमें क्या मिला, गिवन नंबर। अभी इसका लगाओ मॉडुलस, फिर मॉडुलस क्या है, मॉडुलस ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z प्लस 2 बाई z, मतलब इट्स अ मॉड ऑफ 2 ओनली, मॉड ऑफ 2 इज 2, 2 इज अ रियल नंबर, उसका मॉडुलस तो वही रहेगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है, बढ़ते आगे फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11th वन। इफ a and b are two matrices such that ab is of order n cross n, ab is of order n cross n इन्होंने बोल के रखा है, ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला है A and B should be square matrices of the same order। जरूरी है कि A and B have to be square matrices of same order, जरूरी है, नहीं है जरूरी, क्यों जरूरी रहेगा, देखो आपको ए बी एन क्रॉस एन कब मिलेगा, जब A का ऑर्डर रहेगा n क्रॉस 1 और B का ऑर्डर रहेगा 1 क्रॉस n, एज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, तो ये हो जाएगी मैट्रिक्स n क्रॉस n जो कि हो जाएगी ए बी। तो ये जरूरी थोड़ी है कि ए एंड बी शुड बी ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, हमें तो इधर क्या मिल रहा है, n क्रॉस 1 और 1 क्रॉस n मिल रहा है। समझ में आई बात, तो पहला तो अल्टीमेटली रॉन्ग है। तो सेकंड बी का ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, ईदर ए और बी शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी ईदर ए और बी का मतलब वही होगा ना, या तो ए स्क्वायर हो सकता या तो बी स्क्वायर होता है, या तो दोनों भी हो सकते हैं ना, तो इसमें तो फिर से ए वाला ही डिस्क्रिप्शन आ गया, तो ये तो बी भी रॉन्ग है, क्योंकि हमने यहाँ पे ही समझ लिया कि ए बी का ऑर्डर n क्रॉस n होना, इसका जरूरी नहीं है कि ए और बी दोनों स्क्वायर में होना। ए और बी का ऑर्डर कैसे हो सकता है,
एक हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दे चुके हैं, n क्रॉस 1 1 क्रॉस n हो सकता है रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो इसलिए ए और बी दोनों रॉन्ग है। व्हाट अबाउट सी, बोथ ए एंड बी शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर, जरूरी है क्या वो दोनों सेम ऑर्डर में होने चाहिए? नहीं है। हमने अभी तो देखा ए का हमें क्या मिला ऑर्डर n क्रॉस 1 और बी का हमें क्या मिला 1 क्रॉस n, तो शुड बी सेम, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट बन गया, तो सी भी क्या है रॉन्ग। तो आंसर क्या रहना चाहिए? डी रहना चाहिए, क्योंकि एक ही तो बचा, डिस्कार्ड मेथड से वही रहना चाहिए, बट कंफर्म कर लेते, देखो यही रहना चाहिए। ऑर्डर्स ऑफ ए एंड बी निड नॉट बी द सेम। देखो यहाँ पे हमें क्या मिला, हमें ए का ऑर्डर मिला n क्रॉस 1 एंड बी का ऑर्डर हमें क्या मिला 1 क्रॉस n, ताकि इनका प्रोडक्ट का ऑर्डर हमें मिल जाएगा n क्रॉस n, राइट। तो ये ए ऑर्डर सेम है क्या? नहीं है ना, तो निड नॉट बी सेम, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर है? सो ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12th क्वेश्चन। हाउ मेनी मेट्राइसेस ऑफ द डिफरेंट ऑर्डर्स are possible with elements comprising all prime numbers less than 30? हमें क्या चाहिए? मेट्राइसेस चाहिए जो कि बनेंगे ऑफ द डिफरेंट ऑर्डर्स, डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर के मेट्राइसेस बनेंगे, बट यहाँ पे एलिमेंट्स कौन है? प्राइम नंबर्स लेस देन 30। अभी ये कौन से बंदे, कौन है ये? पहले वो लगा लेते हैं हम लोग, कितने हैं ऐसे प्राइम जो लेस देन 30 है। 2 पहला है, फिर 3 5 7, फिर उसके बाद क्या आता है 11 आता है ना, फिर आता 13, फिर डायरेक्ट आता 17, फिर 19, फिर 23, और कुछ आया था 24 25 26 27 29 आता। तो दीज आर दी ओनली एलिमेंट्स। हाउ मेनी दीज आर? नंबर ऑफ प्राइम लेस देन 30 हमें कितने मिले? दीज आर इक्वल्स टू, दीज आर हाउ मेनी वी गॉट दिस 3 3 6 3 9 10, 10 एलिमेंट्स हमें मिले। अभी उन्होंने क्या बोला था? मैट्रिसेस का ऑर्डर डिफरेंट, डिफरेंट ऑर्डर्स पॉसिबल, डिफरेंट ऑर्डर्स आर पॉसिबल। तो अभी 10 एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स को हमें मैट्रिसेस के फॉर्म में देना है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है। तो हमें सिर्फ क्या करना है यहाँ पे, ये जो है ना 10 के फैक्टर्स के फॉर्म में देखो, 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 5, 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। आपको पता है 2 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 2, दीज आर 2 डिफरेंट मैट्रिसेस, है ना। और इसको कैसे लिख सकते हैं? और कोई रास्ता है क्या इसको लिखने का? 10 इंटू 1, 1 इंटू 10 लिख सकते हैं, है कि नहीं? और क्या रास्ता है इसको? 10 के और कुछ फैक्टर्स बनते हैं क्या? नहीं बनते। कितने बने फिर मैट्रिसेस? कितने बने? देयर आर 4 मैट्रिसेस पॉसिबल ऑफ द स्टेटेड क्राइटेरिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहना चाहिए? ऑप्शन सी रहना चाहिए। क्लियर है बात? बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। Let A is equals to determinant of this 2 cross 2 matrix containing the elements P, Q, R and S, where these are what? Any 4 different prime numbers. बढ़िया, these are prime numbers less than 20. कोई तो 4 प्राइम है, बट ये पक्का लेस देन 20 वाले हैं। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट? इसके हमें मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। अभी मैक्सिमम वैल्यू कब रहेगी डिटरमिनेंट को, वो हमें थोड़ा सा अभी देखना है, इधर गौर करना होगा। क्या हम एलिमेंट्स लेने चाहिए ताकि ये मैक्सिमम हो जाए, बट पहले इसको तो हम एक्सपांड तो करके लेते हैं ना, ताकि हमें समझ में आए कि बड़ा डिटरमिनेंट की वैल्यू ज्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए। देखो हमारे पास है ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ पी क्यू आर एस, इसको एक्सपांड कर लो, ये क्या दे रहा? पी एस माइनस आर क्यू। अभी ये मैक्सिमम कब होगा? इसको सोचो थोड़ा, एक सेकेंड रुक के सोचो, ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये आर क्यू का प्रोडक्ट क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा। आर क्यू क्या रहेगा? मिनिमम। तो ये आर एंड क्यू क्या होना चाहिए? स्मॉलर होने चाहिए। अगर ये प्रोडक्ट मिनिमम रहेगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? हमें मैक्सिमम डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी। समझ में आई ना बात? तो अभी मैं कैसे चूज करूंगी पी एस आर क्यू को? उन्होंने बोला था लेस देन 20, लेस देन 20 प्राइम। अभी तो हमने सोच लिए थे, वो कौन कौन से है? 2 है, 3 है, 7 है, अच्छा 5 भी है ना, 2 3 5 7, और क्या है अपना 11 है, 13 है, 17 है और 19 है, ये सब आते हैं बंदे। तो हम क्या करेंगे? P और S को हाईएस्ट वैल्यू देंगे। कोई तो दे दो, दोनों का प्रोडक्ट है, P को 19 ले लो और S को 17 ले लो, या तो वाइस वर्सा, आपकी मर्जी। तो मैं ले रही हूँ 19 इंटू 17। तो R एंड Q को मैं क्या ले सकती हूँ? मिनिमम ले सकते हैं ना, मिनिमम। मिनिमम क्या हो जाएगा? 6 ही होगा मिनिमम, इससे ज्यादा मिनिमम क्या होने वाला है अभी, है ना।
अब ये 19 इंटू 17 का एक बार आप प्रोडक्ट निकाल लो, कितना आता है देख लो। 19 इंटू 17 मैं भी यहाँ पे कर रही हूँ मल्टीप्लीकेशन, आप भी करो। ये दे रहा हमें 323, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 6, तो बचा कितना 317। यही आंसर होगा भाई। समझ में आया ना आपको? अप्रोच समझ में आया ना कैसे करना है? अप्रोच को आपको समझना जरूरी है, हाउ वी लॉजिकली थिंकिंग टुवर्ड्स दी आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी है इसका राइट चॉइस। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नंबर 14, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 2, ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस है ऑफ ऑर्डर 2 है, समझ रहे हो, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए। बढ़िया, ए बी का डिटर्मिनेंट एंड बी ए का डिटर्मिनेंट दोनों सेम ही बोलते हैं, मतलब उन्होंने हमें दे के रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए, दिस इज गिवन। ए और बी भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 है, वो भी बताया है। तो अभी उन्होंने पूछा है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला, ए मस्ट बी अ यूनिट मैट्रिक्स, बी मस्ट बी, सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है बी मस्ट बी अ यूनिट मैट्रिक्स, सी बोल रहा है बोथ ए एंड बी मस्ट बी यूनिट मैट्रिसेस, और डी बोल रहा है ए एंड बी नीड नॉट बी द यूनिट मैट्रिसेस। मतलब पूरा स्टोरी कहाँ घूम रहा, ए और बी यूनिट मैट्रिसेस होना चाहिए क्या, किसी एक को यूनिट होना है क्या, क्या दोनों को यूनिट होना है क्या, उसी पे हमारा स्टोरी घूम रहा है। या तो दोनों भी यूनिट होना जरूरी नहीं है क्या, वो हमें पता करना है। तो ऐसे सम के लिए हमें तो सोचना पड़ता थोड़ा बहुत, राइट। वी कैन टेक अ काउंटर एग्जाम्पल टू कंफर्म दैट यूनिट मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। तो हम लोग ये इसके लिए एक काउंटर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बट ए एंड बी नीड नॉट बी यूनिट मैट्रिसेस। तो काउंटर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। वी कैन टेक द मैट्रिसेस एज फॉलोज। अगर मैं ए मैट्रिक्स को ले लेती हूँ 1 2 3 4, ठीक है, और मैट्रिक्स बी को ले लेती हूँ क्या, आई कैन टेक दिस एज -2 1 3/2 एंड -1/2। अगर मैं ये दो मैट्रिसेस लेती हूँ, यू कैन इजीली चेक यहाँ पे ए बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी ए हम चेक कर सकते हैं, बट हमें पहले ए बी और बी ए मैट्रिसेस चाहिए, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट हियर। तो ये दो मैट्रिसेस के लिए आप इजीली चेक कर सकते हो कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी is same as the determinant of BA, but we can see that these two matrices are not unit, hence इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक छोटा सा टास्क दे रही हूँ, यहाँ पे मैं आपके लिए एक छोटा सा टास्क दे रही हूँ जो कि होमवर्क टास्क। क्या करना है आपको, मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है ए एंड बी, आपको क्या करना होगा, ए बी निकालना होगा, बी ए निकालना होगा, राइट। फास्ट आप कर लो और इसका दोनों का डिटरमिनेंट निकालो, देखो इनका डिटरमिनेंट सेम आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे दो मैट्रिसेस है जो गिवन क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस है और डिटरमिनेंट ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट बी है, बट वो दोनों भी यूनिट नहीं है, तो ये ऑप्शन इसीलिए इसका करेक्ट चॉइस है। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज cos 2x cot 2x into cot 4x minus cot 4x into cot 6x minus cot 6x into cot 2x इक्वल टू। तो ये सम एक्चुअली कैसे सॉल्व करेंगे, आप देख पा रहे हो यहाँ पे एंगल्स किस तरह से आए हैं, 2x 4x 6x। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे हिंट मिल रही है कि अगर मैं ट्रायल हैंड हिट मारूंगी यहाँ पे cot 6x को लूंगी, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, cot of 2x plus 4x लिख सकती हूँ, है ना। एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ cot of a plus b। cot of a plus b का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट दिस इज इक्वल्स टू cot a into cot b minus 1 upon cot a plus cot b। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट। दिस फॉर्मूला वी कैन अप्लाई टू दिस cot of 2x plus 4x। तो इसीलिए we would get this as, so therefore cot of 6x, what do we get, we would get cot of 2x into cot of 4x minus 1 upon cot of 2x plus cot of 4x। तो अभी हमें सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करना है, might be come to our क्वेश्चन। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में cot 6x इंटू cot 2x प्रोडक्ट में आ गया, फिर cot 6x इंटू cot 4x हो गया, देन राइट हैंड साइड हमें क्या मिल रहा, cot of 2x इंटू cot of 4x माइनस 1। अभी अगर आप क्वेश्चन को देखते हो, cot 2x इंटू cot 4x मिला क्या हमें, यस हमें ये राइट हैंड साइड में है, इसको हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, या तो इसी को राइट हैंड साइड में रखते हैं। और क्या देखो cot 4x cot 6x निगेटिव चाहिए, यस मतलब ये चीज को, ये इसको हम लेंगे राइट हैंड साइड में, और ये जो cot 6x cot 2x है ये भी राइट हैंड साइड में लेंगे। तो हमें दिख के आ रहा कि
ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन की वैल्यू हमें क्या आ रही है, ये दोनों को राइट में लिया तो -1 को लेफ्ट में लिया, क्वेश्चन इक्वल टू +1 आ रहा हमें। देखो मैं चाहा तो आपको फिर से लिख के बताती हूँ। व्हाट आर वी राइटिंग, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, cot 2x इंटू cot 4x है, राइट। यहाँ पे मैं लेके आई अभी cot 6x इंटू cot 2x का टर्म, और ये प्लस वाला टर्म राइट में लेके आऊंगी तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस cot 6x इंटू cot 4x, है ना, इक्वल टू ये -1 को राइट लेफ्ट में भेज दी, +1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन इक्वल टू हमें क्या मिला, +1, है ना, इसीलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। समझे हिंट कैसे मिला सॉल्विंग का। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नंबर 16, इसका आंसर लिख देती हूँ फिर से एक बार, ऑप्शन सी है। 16 क्वेश्चन देखते हैं। इफ tan x इज इक्वल्स टू -3/4 एंड x इज इन दी सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है, साइन पॉजिटिव, कोसेकेंड पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल नेगेटिव, ये पता है आपको। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x इंटू cos x, तो sin x इंटू cos x की वैल्यू चाहिए। अभी ये sin x इंटू cos x बंदा पूछ रहा और दिया tan, मतलब क्या हिंट है, इसको मैं यहाँ पे 2/2 एडजस्ट करके इसको मैं बना दूंगी sin 2x अपॉन 2, और मुझे पता है sin 2x का tan वाला फॉर्मूला पता है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ को बाजू में रख के sin 2x का tan वाला फॉर्मूला लगाओ, जो कि होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये होता है ना sin 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan में, तो अभी मैं यूज कर सकती हूँ इसकी वैल्यू, तो ये है हाफ इंटू ये 2, कैंसिल कर दो ना, है ना, तो अभी tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू डालो, यहाँ पे क्या दे रहा है हमें, tan x की वैल्यू है -3/4 अपॉन 1 प्लस 9/16, सॉल्व करो, -3/4 इंटू 16/25, 4 4 जा, तो हमें क्या आ रहा, सो व्हाट आर वी गेटिंग दिस आंसर एज -12/25, हो गई बात, सो इट्स द ऑप्शन नंबर डी, इजी था। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, कोसिकेंट 7π/6 इंटू सिकेंट 5π/3, इसका वैल्यू हमें ढूंढना है। अभी 7π/6 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कोसिकेंट पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं, और सिकेंट 5π/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2π माइनस π/3 के फॉर्म में। अभी आपको पता है ना एलिड एंगल्स, ये 180 है, 180 प्लस थीटा, कोसिकेंट का 180 प्लस थीटा होगा, कोसिकेंट में आएगा, बट 180 प्लस थीटा गोज इन द विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ओनली tan पॉजिटिव, tan एंड cot पॉजिटिव, रिमेनिंग नेगेटिव, मतलब ये हो जाएगा माइनस कोसिकेंट π/6। अभी ये देखो 2π माइनस π/3 मतलब आ जाएगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये आपको सभी को क्वाड्रेंट पता है ना, 0 to π/2, फिर ये टिल पाई तक, फिर ये 3π/2, फिर यहाँ पे एंड होता है 2π पे, 2π माइनस वाला मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, ये क्वाड्रेंट भी आपको पता होने चाहिए, ये सब बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। अभी ये 2π माइनस π/3 आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल सिल्वर टी कप, कॉस इज पॉजिटिव, सिकेंट इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है, और 2π जो है ना इवन है ना, ये तो ये चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री जब भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई आता है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वही रहता, खाली उसका साइन चेंज करना होता है बेस्ड ऑन ऑल सिल्वर टी कप, ठीक है। तो सिकेंट ऑफ 2π माइनस π/3 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में ही सिकेंट ऑफ π/3 होगा। अभी इसके वैल्यूज तो आपको पता ही है, π/6 मतलब कितना 30, कोसिकेंट 30 कितना होता है साइन का रेसिप्रोकल, राइट, तो ये हो जाएगा -2 इंटू, और ये सिकेंट 60 कॉस का रेसिप्रोकल वो भी 2 आएगा, तो ये दे रहा -4, बन गई बात, आंसर है इसका ऑप्शन सी। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इसका मैं आंसर बता दूं फिर से एक बार, ऑप्शन सी है। अभी देखते हैं 18th क्वेश्चन, इफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 देन व्हाट इज x इक्वल टू, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 दिया है, क्या करो एक्सपांड करो, सिंपल सा केस है ना, तो हम डायरेक्ट एक्सपांशन पे आते हैं, x इंटू 0 इंटू 4 माइनस 1 इंटू एक्स, 0 माइनस एक्स आएगा, -1 इंटू -1 इंटू 0 इंटू 4 -1 इंटू 1, 0 -1 प्लस 3 इंटू 0 इंटू एक्स 0 -1 इंटू 0 0, ये आ रहा है 0 इक्वल टू 0 दिया है, सॉल्व करो, -x² प्लस 1 प्लस 0 इक्वल टू 0, ये दे रहा -x² इक्वल टू -1, दैट इज x² इक्वल टू 1, दैट इज x² -1 इक्वल टू 0, तो ये देता है हमें फैक्टर x प्लस 1
एंड x माइनस वन इक्वल टू 0, जो कि हमें दे रहा आंसर x की वैल्यू -1 और +1, जो कि देखे रखा है ऑप्शन सी में। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या था ऑप्शन सी। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। 1 सेकेंड का आंसर वाला क्वेश्चन, tan 31 डिग्री इंटू tan 33 डिग्री इंटू tan 35 सो ऑन tan 57 इंटू tan 59। तो अभी इसका आंसर क्या रहेगा, हमें इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है, यहाँ पे आपको क्या दिखने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिख रहे क्या सबको। देखो ये 31 डिग्री एंड 59 डिग्री, इसका एडिशन कर लो, कितना आता, ये आता 90 डिग्री आ रहा ना। सिमिलरली 33 और 57 का क्या आता, 33 और 57 का भी क्या आता एडिशन, 90 आता। तो इस तरह से पेयर वाइज आएंगे। बीच में कौन बचेगा पता है, tan ऑफ 45 डिग्री बचेगा, जिसका वैल्यू होता है 1। तो ये है ऑप्शन सी। आपको समझ में आया ना कैसे 1 आया इसका आंसर। यहाँ पे क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रहा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। एक्चुअली यहाँ पे हो रहा है ये tan 31 डिग्री इंटू कॉट 31 डिग्री। ये कॉट 31 कौन है, कॉट 31 इज दिस tan 59 डिग्री। सिमिलरली tan 33 का पेयरिंग ये tan 57 के साथ होगा, ये tan 57 कौन है, कॉट है। तो इस तरह से आपको ऐसे पेयर्स मिलते जाएंगे जिसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वजह से tan इंटू कॉट होगा, जिसकी वैल्यू 1 होगी। बचेगा tan 45 अकेला बंदा, क्योंकि 45 प्लस 45 तो 90 होता है, तो tan 45 तो अकेला ही आने वाला है। तो यही एक बचा और इसकी वैल्यू क्या है 1। बाकी सब पेयरिंग हो जाएंगे, tan इंटू कॉट 1 हो जाएगा आंसर। समझ में आई ना बात। सो नाउ लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट। देखो इसका वैल्यू 1 है और ऑप्शन क्या है, सी है, ठीक है। इसका वैल्यू 1 है, ऑप्शन क्या है, सी है, ठीक है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 20, इफ f of x is defined so then what is f of -1, f of 0 plus f of 1, sum of these three फंक्शनल वैल्यू निकालना है हमें। फंक्शन एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है यहाँ पे। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ निकालना है इंडिविजुअली। एफ ऑफ -1 निकाल लो, क्या है, इस द डिटरमिनेंट ऑफ 1 -2, ये कितना आएगा, एक्स की वैल्यू -1 रख रहे तो -2 इंटू 3 कितना, -6 इंटू -1 +6 आएगा। सही से निकालना, ठीक है। फिर ये -1, फिर ये -2 इंटू -1 +2 होगा, फिर ये -2 इंटू -3 +6 इंटू 2 12, ठीक है। फिर ये x प्लस 1 0 होगा, x इंटू एक्स प्लस 1 भी 0 होगा। x प्लस 1 आ गया मतलब ये तो 0 ही होने वाला है। तो ये तो हो गया ना 0, क्योंकि इसका एक कॉलम ही 0 आ रहा पूरा, कैलकुलेट करते बैठने की जरूरत नहीं है। फिर देखते हैं एफ ऑफ 0 क्या होगा। एफ ऑफ 0 देखो क्या किसका डिटरमिनेंट होगा, ये होगा 1। बाकी सब कहाँ कहाँ 0 आने वाले, वो देखो यहाँ पे 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। जहाँ जहाँ इंटू एक्स है वहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 नहीं आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, ये -1 इंटू -2 +2, 2 इंटू 2 4 आएगा इधर, है ना। फिर यहाँ पे देखो x प्लस 1 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, फिर ये 0 आएगा, ये 0 आएगा। इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 इंटू 0, ये भी पूरा 0 आ रहा है, चेक कर लो। एफ ऑफ 1 क्या आएगा, एफ ऑफ 1 में यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। एफ ऑफ 1 व्हाट वी वुड गेट एफ ऑफ 1, ऑन द नेक्स्ट लाइन लिखते हैं एफ ऑफ 1 की वैल्यू। तो ये है 1, ये है 2, यहाँ पे x माइनस 1 जहाँ जहाँ पे वो 0 होगा, क्योंकि 1 माइनस 1 होगा ना 0। ये है 1, ये 0, ये 0, फिर ये 2, ये हो जाएगा कितना, ये 2 इंटू 1 2, और ये क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 2, और ये 0 0 हो जाएगा। ये भी देखो एक रो 0 हो गया, ये भी 0 आने वाला है। आपको पता है जब भी आपको कोई एक रो पूरा 0 मिलता है, एक कॉलम 0 मिलता, उसके ही अक्रॉस में अगर आप एक्सपांड करते हो डिटरमिनेंट तो 0 ही बनना है ना। तो हमें तो ये तीनों की वैल्यू क्या मिली, इक्वल टू 0। तो ये तो सम भी क्या हो गया, इक्वल टू 0, है ना। क्लियर है आंसर, इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए। बहुत ही आसान आया था ये पेपर एनडीए 1 2021, आपको समझ में आ ही रहा होगा, राइट। क्वेश्चंस वेर वेरी इजी लॉजिकल अप्रोच वेर देयर, बट yes the concept based and the correct approach to problem solving was needed, right. Hopefully the solutions are clear, so discuss in this particular session. You have to stay tuned with me on my channel Maths and Matrix for the solutions of the remaining question, as this is the part 1 that I'm raising. Next part we would be covering next 20 questions and so on like that. But meanwhile, do not forget to like the session, share it with your friends, and subscribe to my YouTube channel for keep getting the updates regarding the regular uploads of
previous year's NDA mathematics solved papers. Thanks for watching this video guys. I'll meet you in the next video.